प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप एक लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही कमेंट करेंगे, तभी हमारी वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके आप एक लाइक और एक छोटा सा ही सही कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। नंदपुर नामक गांव में रामदास रहा करते थे। रामदास जी का अच्छा खासा व्यापार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी एक बड़ी बेटी रहा करते थे। पत्नी को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम नंदू था। अरे नंदू, कहाँ गया तू? जल्दी जल्दी मेरे लिए चाय लेकर आ। मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है और जब भी मैं तुझे बुलाता हूँ तू तभी गायब हो जाता है। हाँ साहब, बस अभी लाया, रुकिए, अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अब नंदू भी भागते भागते रामदास के लिए चाय लेकर आता है। रामदास ने कप पकड़ा और धक्के से वो कप गिर जाता है। क्या करता है तू नंदू? कोई भी काम ढंग से नहीं करता। तूने कप तोड़ दिया। अगर चाय मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं जल सकता था। तभी रामदास की पत्नी शारदा दौड़ी दौड़ी आती है और कप को टूटा हुआ देखकर कहने लगती है, अरे ये क्या कर दिया? इतना सुंदर कांच का सेट मंगवाया था मैंने। कल तूने एक कप तोड़ दिया और आज भी दूसरा कप तोड़ डाला। मेरा तो पूरा सेट ही खराब करके रख दिया। क्या करूं मैं तेरा? तुझे तो काम का कोई ढंग ही नहीं है। रामदास को लग रहा था कि नंदू उनसे इस गलती के लिए माफी मांगेगा, लेकिन वो माफी नहीं मांगता। अरे नंदू, तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? उल्टा नंदू ये बोलने लगता है, मालकिन, मैं बस अभी कहना चाहता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब रामदास और शारदा दोनों का दिमाग ही ये बात सुनकर खराब हो जाता है कि उनका नौकर माफी भी नहीं मांग रहा और ऊपर से जो हुआ अच्छा हुआ बोल रहा है। ये क्या है नंदू? जो हुआ अच्छा हुआ? एक तो तूने कप तोड़ दिया, ऊपर से कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते? अजी, ये कभी सोच समझकर बात करता भी है क्या? मैं तो कहती हूँ आप इसे निकालकर कोई दूसरा नौकर ही रख लीजिए। कम से कम वो अपनी गलती मानेगा तो। नंदू, अब मुंह लटका के यहाँ मत खड़ा रहे। जा अपना काम कर। और हाँ सुन, अब कभी ऐसा मत कहना जो हुआ अच्छा हुआ, वरना तेरी मालकिन तो तुझे भगा ही देगी इस घर से। शारदा बड़बड़ाती हुई गुस्से से अंदर चली जाती है। रामदास को नंदू बहुत पसंद था क्योंकि वो भोला और मासूम जो था। इसीलिए रामदास उसकी बातों को अनसुना कर देते हुए बोलता है। अब नंदू भी अपने बाकी के सारे कामों में लग जाता है। दूसरे दिन शारदा ने एक बहुत सुंदर कप का सेट ऑनलाइन पसंद किया और जल्दी से सेठ जी के पास गई और अपने पति से कहने लगी, अजी देखिए ना, कितना सुंदर कप का सेट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया है। आप जल्दी से इसे ऑर्डर कर दीजिए। आखिरी पीस बचा है। अब तो मुझे मेरे घर के अंदर यही चाहिए। क्या शारदा, तुम भी? अपने यहाँ कप का सेट तो है, तुम दूसरा क्यों बुला रही हो? अजी, उस कप के सेट को पूरे 1 साल हो गए थे और वैसे भी आपके चहेते नंदू ने उसमें से 2 कप तो तोड़ ही डाले। तो आप जल्दी से इसे मंगा लो। घर में अगर 5-6 मेहमान आ जाएं तो चाय पिलाने के लिए कप का सेट तक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगले 3 दिनों के बाद शारदा को बहुत सुंदर पार्सल रिसीव हुआ। शारदा ने उस पार्सल को खोला और उसे देखकर चहकने लगी और अपने आप से बोली, नंदू सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो दोनों कप नहीं टूटते तो सेठ जी मुझे कभी भी नए कप नहीं दिलाते। और ये कप तो कितने सुंदर हैं। मेहमानों में मेरी कितनी तारीफ होगी जब मैं उन्हें इन सुंदर चमचमाते हुए कपों में चाय पिलाऊंगी। नंदू पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी अपनी मालकिन की बात सुनकर वो तपाक से बोल पड़ा, मालकिन, मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, आप ही नहीं समझती। अरे तू यही खड़ा मेरी बातें सुन रहा है? चल चल, जल्दी से काम पर लग जा। और हाँ, अब इनको जरा संभाल कर रखना। इन्हें तोड़ मत देना, वरना जो तेरे साथ होगा वो अच्छा नहीं होगा। नंदू अपने काम में लग जाता है
अगले दिन सभी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। नंदू सभी को खाना परोस रहा था। तभी रामदास जी के दोनों बच्चों ने कहा, पिताजी, हम आपको बताना भूल गए। आज मैं और भैया घर पर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि भैया के एक दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी है। हम वहीं जा रहे हैं, तो आज हम वहीं पर दावत खाकर आएंगे। आप और माँ खाना खा लेना। हाँ पिताजी, कल्पना सही कह रही है, मैं तो बताना ही भूल गया था। तुम लोगों को कुछ समझ भी है या नहीं? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक बचपना नहीं गया है क्या तुम दोनों का? अरे अगर खाना नहीं ही खाना था तो पहले से ही बता देते। बेकार में खाने की बर्बादी क्यों करवाते हो? शारदा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी नंदू तपाक से बोल पड़ा, जो हुआ अच्छा हुआ। नंदू की बात को सुनकर शारदा का सर गर्म हो जाता है और वो गुस्से से बोलती है, नंदू, तू अपनी बकवास बंद कर ले, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। कोई भी ढंग की बात नहीं कर सकता, हमेशा उल्टी बातें करता है। जा यहाँ से, किचन के काम देख। सबको खाना मैं परोस दूंगी, वरना यहाँ पर खड़ा खड़ा मुझसे गालियां खाएगा तू। नंदू चला गया। तभी सेठ जी बोले, अरे शारदा, तुम्हें तो पता है उसकी आदत खराब है, इतना गुस्सा क्यों करना? अजी आप तो चुप ही रहिए। आपने ना इसे सर पर चढ़ा रखा है। लोग खाना खाते हैं और ये हमारा दिमाग खाता है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। शारदा ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर शारदा की बहन माधवी और उसका पति सुनील खड़े हुए थे। शारदा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे माधवी, कैसी है तू? बहुत दिनों के बाद आना हुआ है तेरा। दीदी, हम यहाँ से किसी काम से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। अरे अरे, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आ जाओ। देखो जी, माधवी और सुनील आए हैं। आओ आओ माधवी, हमारे साथ खाना खा लो। माधवी और सुनील भी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। सभी ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद माधवी और सुनील कमरे में आराम करने के लिए चले गए और तभी सेठ जी मुस्कुराते हुए शारदा से बोले, जो भी हो शारदा, लेकिन नंदू ने बिल्कुल सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आज हमारे बच्चे बाहर खाना नहीं खाते तो हम तुम्हारी बहन और बहनोई को क्या खिलाते? हमें तो शर्मिंदा होना पड़ता। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। उस भोले बुड़बक की बातों में दम तो था। नंदू पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और वो तपाक से बोल पड़ा, मैं तो हमेशा से ही सही कहता हूँ सेठ जी, लेकिन सेठानी जी हैं कि मुझे डांटती ही रहती हैं। नंदू, तू फिर यहाँ खड़ा हो गया, हमारी बातें सुनने लगा। तुझे बोला ना रसोई साफ कर, चल जाकर बर्तन मांज। ये सुनकर नंदू मुंह उतारकर वहां से चला गया। रामदास और शारदा दोनों हंसने लगे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है। रामदास का एक दोस्त भगवान दास उनसे मिलने आया। दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी, खाना खाया और बहुत सारी बातें की। फिर भगवान दास ने कहा, रामदास, मैं तुझसे मिलने किसी खास काम से आया हूँ। दरअसल मैं कपड़ों की फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मैं तुझे सारी बातें समझाता हूँ, इसमें करोड़ों का मुनाफा होगा। इसके बाद भगवान दास सेठ की फैक्ट्री कहाँ डलेगी, कैसे डलेगी, माल कहाँ से आएगा, ये सारी बातें बताता है और साथ ही बोलता है, यार रामदास, मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री अकेले नहीं डाल सकता। मुझे इसे डालने के लिए तेरे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता कितने पैसे लगेंगे तुझे? कम से कम 1 करोड़ तो लगेगा ही, जिसमें से 50 लाख तेरे रहेंगे और 50 लाख मेरे। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं हैं। देख रामदास, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब हम कमाएंगे तो करोड़ों में कमाएंगे, इसीलिए तुझे ये 50 लाख रुपए तो कहीं से भी करके देने होंगे। अब भगवान दास रामदास को 50 लाख रुपए देने के लिए किसी तरह राजी कर लेता है। सेठ रामदास अपने पास रखा हुआ सारा रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ उसे दे देते हैं। इसके बाद बचे हुए पैसों को अपना घर गिरवी रखकर चुका देते हैं। सारा कुछ लेकर भगवान दास बोलता है, ठीक है रामदास, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही फैक्ट्री डल जाएगी मैं तुझे खबर कर दूंगा। तू शहर आ जाना फैक्ट्री देखने के लिए। ठीक है भगवान दास। अब भगवान दास वहाँ से चला जाता है।
भगवान दास पैसे लेकर चला गया था और इस बात को काफी दिन बीत गए थे, लेकिन भगवान दास ने कोई भी खोज खबर रामदास को नहीं दी थी। रामदास ने भगवान को फोन लगाया और उससे पूछने लगा, अरे भाई भगवान दास, फैक्ट्री के बारे में तुमने कोई खबर नहीं दी? क्या बताऊं रामदास, मैंने तो सारे के सारे पैसे लगा दिए थे, लेकिन मुझे पूरे के पूरे पैसों का घाटा हो गया और मैं फैक्ट्री नहीं शुरू कर पाया। हम दोनों के पैसे तो डूब गए यार। ये तू क्या कह रहा है भगवान दास? नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। मैंने तो तुझे अपना सब कुछ बेच कर दिया था। अगर ऐसा हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। ये सुनते ही भगवान दास ने फोन काट दिया। रामदास को भी ये समझते अब जरा भी देर नहीं लगी कि भगवान दास ने उसे मूर्ख बना दिया है। वो सारा पैसा हड़प कर बैठ गया है। अब रामदास सर पर हाथ रखकर बैठ गया था और अपने गमों का मातम मना रहा था। तभी वहाँ उसकी पत्नी और नौकर आ गए और कहने लगे, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? आपको इस तरह देखकर मुझे चिंता हो रही है। रामदास ने अपनी पत्नी और नौकर को सारी बातें बताई। ये सुनकर नंदू बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। नंदू के मुंह से ये सुनकर रामदास और शारदा दोनों का खून खौल गया और रामदास बोले, तू पागल हो गया है, मेरा सब कुछ चला गया, मैं सड़क पर आ गया और तू कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। गलती मेरी ही है कि मैंने तुझ जैसे बेवकूफ नौकर को अपने घर में रखा। अब तू निकल जा हमारे घर से। वैसे भी अब हमें नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? जा, निकल जा यहाँ से और दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। नंदू मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया, क्योंकि इस बार रामदास कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और वो नंदू की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। और शारदा कहने लगी, अजी, जो होना था हो गया। आपको तो पता है कि नंदू की आदत है। आपको उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, भगवान जी की यही मर्जी थी। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आएगा। तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है। शारदा ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े हुए आदमी ने बोला, मुझे साहूकार ताराचंद ने भेजा है। आपने उनसे जो पैसे लिए थे उसकी मोहलत खत्म हो गई है। अब आप अपना घर हमारे हवाले कर दीजिए। अब सेठ रामदास और शारदा ने वो घर उनके हवाले कर दिया और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर चले ही थे कि शारदा थक गई। उसकी बढ़ती उम्र अब जवाब दे रही थी। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी नंदू अपने हाथों में पानी की बोतल लिए हुए उनके पास आया और उन्हें पानी देने लगा। लीजिए सेठ, पानी पी लीजिए। सभी लोग नंदू को देखकर चकित रह गए और रामदास ने सवाल किया, अरे नंदू, मैंने तो तुझे भगा दिया था, तू वापस आया और तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? सेठ जी, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। मैं तो बस पानी लेने गया था। फिर मैं पानी लेकर जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि आप लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, तो बस मैं आपके पीछे पीछे चला आया। लीजिए, पानी पी लीजिए। रामदास और शारदा नंदू को दोबारा अपने पास देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि एक तरह से वो उनके परिवार का ही हिस्सा था। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ से पानी लेकर पिया। जैसे ही सबने पानी पिया, अब नंदू उन सबको अपनी टूटी फूटी गांव की बनी झोपड़ी में ले आया। नंदू ने झोपड़ी की साफ सफाई की और सभी के लिए बिस्तर तैयार कर दिया। सब लोग अब नंदू की झोपड़ी में ही रहने लगे। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी करने का काम भी शुरू कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गांव में कुछ डाकुओं ने आतंक मचा रखा था। एक दिन डाकू का सरदार अपने गिरोह के साथियों से बोलने लगा, सुनो साथियों, अब हमें कोई बड़ी चोरी करनी है। कब तक हम ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? मैंने सुना है कि सेठ रामदास इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। अगली चोरी हम उसी के यहाँ करेंगे। सरदार, सेठ रामदास कभी सबसे अमीर सेठ हुआ करता था, लेकिन उसके दोस्त भगवान दास ने उस बेचारे सेठ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसने पैसे का लालच देकर सारा धन, यहाँ तक कि उसका घर भी गिरवी रखवा दिया।
और सारे के सारे पैसे लेकर भाग गया। बेचारा सेठ रामदास अब तो वो सड़क पर आ गया है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि रामदास के दोस्त भगवान दास के घर ही चोरी करते हैं। इस तरह सभी डाकू मिलकर भगवान दास के यहाँ चोरी करने का मंसूबा बनाते हैं और अगले दिन एक डाकू भगवान दास के घर के दरवाजे के पास जाकर दस्तक देता है। कौन है? कौन है दरवाजे पर? ऐसा कहते हुए भगवान दास ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। सभी डाकू घर के अंदर जबरन घुस आए, दरवाजा बंद कर लिया और फिर भगवान दास से बोलने लगे। धोखेबाज कहीं का, अपने दोस्त को लूट के चैन की नींद सो रहा है। चल, रामदास से लूटा हुआ सारा पैसा जल्दी से मुझे दे दे, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम लोग? वो सब छोड़ और ये बता कि माल कहाँ छुपा रखा है। चल चल, जल्दी से तिजोरी की चाबी निकाल, वरना हमारे सरदार तेरे सर पर सीधे गोली ठोकेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने रामदास से लिए हुए सारे पैसों से सोने के बिस्कुट खरीद लिए। जल्दी बता दे कि वो सोने के बिस्कुट कहाँ रखे हुए हैं। अब भगवान दास उन सभी को अपने घर के पीछे ले गया, जहां उसने वो सोने के बिस्किट गाड़ रखे थे। डाकुओं ने सोने के बिस्किट से भरा हुआ बर्तन खोदकर बाहर निकाल लिया और खुशी खुशी उसे ले जाने लगे। तब रामदास ने वहां तो ऐसा करते हैं कि इन सोने के बिस्कुटों को गड्ढा खोदकर कहीं छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें ले जाएंगे। कालिया, आज तो तेरे काले भेजे में बड़े ही अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे हैं। क्या सरदार, आप भी बेइज्जती ही करते रहते हो मेरी। अच्छा ठीक है, चल कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर इसे गाड़ देते हैं। वो लोग अब एक सुरक्षित जगह ढूंढते ढूंढते नंदू के घर के पीछे पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद कालिया ने बोला, सरदार, ये टूटा फूटा घर है। इस घर के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमने इस घर के पीछे सोने के बिस्किट गाड़े हैं। चलो हम यहीं गाड़ देते हैं। वो लोग मिलकर वहीं गड्ढा खोदकर सोना गाड़ देते हैं और मिट्टी को अच्छी तरह से ढक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन नंदू अखबार पढ़कर रामदास और शारदा को बताता है, सेठ जी देखिए, आपका मित्र भगवान दास भगवान के पास पहुंच गया है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? जरा मुझे भी तो दिखा। क्या हुआ जी, मुझे भी तो बताइए। शारदा, डाकुओं ने भगवान दास के घर डाका डाला। वो इस गांव के सबसे अमीर सेठ के यहाँ, यानी मेरे यहाँ डाका डालने आए थे, परंतु उन्हें पता चला कि मैं अब अमीर नहीं रहा, तो उन्होंने भगवान दास के घर डाका डाला। शायद उन्हें पता चल गया था कि भगवान दास ने मेरे सारे पैसे लूट लिए हैं। उसके बाद उन्होंने भगवान दास को मार डाला और वो पैसे लेकर चले गए। बेचारा भगवान दास, ना ही उसके पास प्राण रहे और ना ही पैसे। आखिर उसे उसकी करनी का फल मिल ही गया। शारदा, देखा जाए तो नंदू ने सही कहा था। जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो पैसे मेरे पास होते तो शायद डाकू मेरे घर पर चोरी के लिए हमला करते और मुझे ही मार देते। नंदू पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा था और वो तपाक से बोला, सेठ जी, मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ। नंदू, तू फिर से शुरू हो गया। ठीक है, अब से हम तुझे बेवकूफ नहीं बल्कि बुद्धिमान कहेंगे। ऐसा कहकर रामदास और शारदा दोनों हंस पड़े। दोपहर में सभी लोग साथ में बैठे थे, तभी कल्पना बोली, पिताजी, आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। नंदू तुरंत ही घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद में वो घर वापस आया तो उसके हाथ में एक नीम का पेड़ था। वो सेठ जी से बोलने लगा, सेठ जी, कल्पना बेबी को गर्मी लग रही थी ना, इसीलिए मैं ये नीम का पेड़ ले आया हूँ। मैंने सुना है कि नीम का पेड़ घर को ठंडा करता है। अरे लेकिन नंदू, नीम का पेड़ जब बड़ा होगा तब घर को ठंडा करेगा, अभी थोड़ी ना, अभी तो ये बहुत छोटा है। शारदा, तुम ये तो देखो कि नंदू को कल्पना की और हमारी कितनी चिंता है। चल चल नंदू, इसे हम घर के पीछे ही लगा देते हैं। अब नंदू सेठ जी के साथ उस नीम के पेड़ को लगाने के लिए गड्ढा खोदने लगा, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा गड्ढा खोदा, उसे टन टन की आवाज सुनाई दी।
नंदू और सेठ जी ने एक दूसरे को देखने के बाद जैसे ही गड्ढा खोदा तो चोरों का दबाया हुआ सोने का खजाना उनके हाथ लग गया। उन्होंने खोदकर उस खजाने को निकाला। अब सेठ जी और नंदू को सारी बातें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। सेठ जी, पक्का उन डाकुओं ने ये भगवान दास के घर से ही चुराया है और ये तो आपके ही पैसे हैं। चलिए इसे हम रख लेते हैं। ठीक है नंदू, तू सही कहता है। चल इसे हम रख लेते हैं। लेकिन नंदू, डाकू इसे ढूंढने वापस जरूर आएंगे। हो सकता है वो आज ही रात आएं। फिर हम क्या करेंगे? पीछे कल्पना खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी और तुरंत ही बोल पड़ी। करना क्या है पिताजी? अगर कभी भी डाकू इन सिक्कों को खोजने के लिए यहाँ पर आएंगे तो हम पुलिस को फोन कर देंगे। वैसे भी पुलिस उन डाकुओं की बहुत दिनों से तलाश कर रही है। कल्पना की बात सेठ जी को पसंद आती है। वो सभी अब डाकू के आने पर नजर रखने लग जाते हैं। रात को जैसे ही डाकू वहाँ आते हैं, कल्पना तुरंत ही पुलिस को कॉल मिला देती है। पुलिस आती है और डाकुओं को पकड़ लेती है। डाकुओं का सरदार बोलता है, तुम लोगों ने मुझे पकड़वाकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर नंदू भी अब तपाक से बोल पड़ा, जो हुआ अच्छा हुआ। नंदू की बात सुनकर सभी लोगों की हंसी नहीं रुकी।